वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठा अपनी जिंदगी के इस अचानक मोड़ के बारे में सोच रहा था। आज उसकी शादी की पहली रात थी और उसकी दुल्हन कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके दिल में कोई भी एहसास नहीं थे। ये रात उसकी जिंदगी में दूसरी बार आई थी। पहले भी ये रात उसकी जिंदगी में आ चुकी थी और उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसको भूल नहीं पाया था। उस रात वो अपनी पहली पत्नी नैना के करीब हुआ था और नैना ने उसे दूर झटक दिया था। खबरदार, जो मेरे करीब आए, मेरे दिल पर, मेरे वजूद पर, मेरी मोहब्बत पर किसी और का हक है। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और ना ही तुम्हें तुम्हारा हक दूंगी। मेरे करीब आए तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। और अर्जुन चौधरी नैना का मुंह देखता रह गया था। इस शादी में उसकी भी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन जब शादी हो ही गई थी तो उसने शादी को निभाने का इरादा कर लिया था और इसी इरादे से वो नैना के करीब हुआ था। लेकिन नैना की बातें सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया था। नैना, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मेरी मर्दानगी पर उंगली उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी, ये रिश्ता नहीं निभाना था तो तुम कोई और वजह सामने रख सकती थी। लेकिन मेरी मर्दानगी पर उंगली उठाकर इस रिश्ते को ख़त्म किया है। ये तुमसे इंतकाम है कि मैं एक नौकरानी से शादी करने पर मजबूर हुआ हूँ और अब मैं साबित करूँगा कि मेरे अंदर कितनी मर्दानगी है। मैं अंदर कमरे में बैठी उस लड़की को सेटिस्फाई भी करूँगा और उसकी कोख से अपना वारिस भी पैदा करवाऊँगा, जो तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा होगा। गुस्से से मुट्ठियां भींचता विक्रम चौधरी अंदर ही अंदर खौल रहा था। रात के 12 बज चुके थे। उसने एक कहर भरी नजर अपने कमरे की ओर डाली थी, जैसे सारा कसूर कमरे में बैठी उस मासूम लड़की का हो। वो कमरे में आता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर कागजात टेबल पर जोर से मारते हुए चेहरा लाल हुआ था। अनुषा ने घूंघट से सहमकर उसे देखा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये सिर्फ मैं खुद पर लगा हुआ इल्जाम साबित करना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने मुझे नामर्द साबित कर दिया है। जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी तो सबको यकीन आ जाएगा। अर्जुन चौधरी ये कहकर बाथरूम चला गया। उसे इस मामूली सी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उनके खानदानी नौकर रामू की बेटी थी, और ना ही उसने आज तक उसे देखा था। आज ही शाम दोनों की शादी हुई थी। वो अर्जुन चौधरी के कमरे में उसके बेड पर मौजूद अपने आने वाले वक्त को लेकर थर थर काँप रही थी और मन ही मन भगवान जी को याद करते हुए उससे प्रार्थना भी कर रही थी कि ये वक्त तो यहीं पर रुक जाए और उसकी उम्र यूं ही गुजर जाए, उसे उस खूंखार अर्जुन चौधरी का सामना न करना पड़े। लेकिन उसकी ऐसी किस्मत कहाँ थी। किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। थोड़ी देर के बाद ही अर्जुन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ चुका था। इधर इधर मेरे पास आओ। अर्जुन ने अनुषा को अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली थी। मैं कह रहा हूँ इधर आओ। अब की बार वो गले के बल चिल्लाया तो अनुषा के वजूद को झटका लगा। डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थीं। हे भगवान जी, मुझे इस पत्थर आदमी के गुस्से से बचाकर रखना, धीरे से कहती हुई वो बेड से उतरकर खड़ी हुई थी। अर्जुन उसके शब्द सुन चुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे उसने अनुषा का बाजू पकड़कर उसे खींचा, वो बैलेंस न रख पाई और उसके सीने पर जाकर गिरी। वो दोनों इस वक्त बेहद करीब थे। अर्जुन उसकी सांसों की गर्माहट अपने सीने पर महसूस कर रहा था और उसके कमसिन वजूद को अपने हाथों में मजबूती से जकड़े हुए था। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई हो। उसकी कमर को मजबूती से अपने हाथों में दबोचते हुए वो एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहा था और अनुषा को लग रहा था उसकी जान ही निकल जाएगी। कुछ आंसू टूटकर उसकी आंखों से अर्जुन की शर्ट पर गिर रहे थे। अनुषा ने अभी तक वैसे ही सर झुकाया हुआ था। घूंघट उठाओ। अर्जुन ने उसे अगला हुक्म दिया तो उसका दिल दर्द से तड़प उठा था। अपनी शादी के हवाले से उसने भी कई सपने सजा रखे थे। वो सारे सपने आज एक ही पल में चकनाचूर हो गए थे। सामने खड़े इंसान ने उसे शादी तो कर ली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुकून की खातिर। अनुषा की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। उसने तो सुना था शादी की पहली रात दूल्हा अपनी दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, उसे मुंह दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था जो अनुषा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी, आंसू अंदर ही अंदर उतार रही थी जब अर्जुन की एक और दहाड़ उसके कानों में सुनाई दी। मुझे अपना सवाल दोहराने की आदत नहीं है। ये सुनकर अनुषा ने डरते डरते घूंघट अपने चेहरे से हटाया था, लेकिन अगले ही पल अर्जुन की नज़र उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर जम सी गई। वो बहुत हसीन थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांद बादलों की ओर से निकलकर सामने आ गया हो और अपनी रोशनी पूरे माहौल में फैला दी हो। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के 10 साल बाहर गुजारे थे, लेकिन उसने कहीं भी इस कदर खूबसूरत और मासूम पवित्र हुस्न नहीं देखा था। उसकी पलकों का कंपन अर्जुन की धड़कनों को बुरी तरह से बढ़ा रहा था। उसके हाथ अनुषा की कमर से सरकते हुए उसके पेट तक पहुंच चुके थे। उसका गुस्सा अचानक ही झाग की तरह बैठ गया और उसके दिल की हालत भी बदलने लगी। जैसे ही उसकी पकड़ हल्की हुई, अनुषा मौका पाते ही पीछे की तरफ हटी थी। अर्जुन उसकी इस हरकत पर सख्त बदमजा हुआ था। वापस अपनी जगह पर आओ, उसने अपना हुक्म सुनाया तो वो सर झुकाकर खामोशी से वापस उसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन भाई प्लीज मुझे छोड़ दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे ये शादी नहीं करनी थी, चाची ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो न जाने क्या क्या बोल रही थी, लेकिन अर्जुन का दिमाग तो उसके मुंह से निकलने वाले उस शब्द पर अटका हुआ था। वो सारे फासले मिटाता एक झटके से उसे अपने शिकंजे में कस चुका था। क्या कहा तुमने? होश में तो हो तुम? उसकी आंखें आग उगल रही थीं। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, समझ आई? शादी हुई है मेरी तुम्हारे साथ। दोबारा अगर ये शब्द अपने मुंह से निकाले तो तुम्हारी जान ले लूंगा। अनुषा को अर्जुन से बहुत डर महसूस हो रहा था। सॉरी अर्जुन भाई, उसने एक बार फिर से गुस्ताखी की थी, लेकिन इस बार उसे माफी नहीं मिली थी। अगले ही पल अर्जुन ने उसके हिलते कांपते होठों को अपनी पकड़ में लिया था और कतरा कतरा उन होठों की चाशनी को पीने लगा। अनुषा को अपने टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। सहारे के लिए उसने अर्जुन के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया था। जब वो थोड़ी देर के बाद उससे अलग हुआ तो वो गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करने की कोशिश करने लगी। यकीनन अब तुम्हें भैया और सैया के बीच का फर्क समझ में आ चुका होगा। वो अर्थपूर्ण अंदाज में उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला। अनुषा की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर इकट्ठे होने लगे। उसकी लाल होती हुई आंखों को देखकर अर्जुन के दिल को कुछ हुआ था। उसने बहुत ही धीरे से अनुषा का हाथ पकड़ा और अपना चेहरा उसके करीब ले जाकर उसके गालों से आंसू अपने होठों से चुनने लगा। अनुषा उसके स्पर्श को महसूस करके मदहोश होने लगी। वो उसके करीब आने वाला पहला मर्द था। आज से पहले कभी भी कोई मर्द उसके इस कदर करीब नहीं आया था और ये बात अर्जुन को भी बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी। उसने अचानक अनुषा के होठों पर उंगली रखी। दोबारा मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ ना आए, ये कहकर वो प्यार से उसके दुपट्टे से पिन अलग करने लगा, जबकि अनुषा का वजूद अभी भी कंपन कर रहा था। पानी पानी पीना है अर्जुन भाई। क्या करती, आदत से मजबूर थी। बचपन से ही उसे हमेशा जब भी बुलाती थी उसके नाम के साथ भाई लगाती थी। अर्जुन के पिन उतारते हुए हाथ एक पल के लिए रुक गए। इस बार उसने अनुषा को हल्का सा बेड पर धकेला। उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर वो उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा चुका था। उसकी हल्की हल्की बियर्ड और मूंछों की चुभन अनुषा को अपनी नरम गर्दन पर चुभने लगी थी कि होठों से एक सिसकी निकली, लेकिन वो उस पर रहम नहीं खा रहा था। वो अब उसकी गर्दन को हल्के हल्के लब बांट दे रहा था। अनुषा तेजी से दाएं बाएं सर हिलाने लगी तो अर्जुन ने उसके दोनों बाजुओं को अपने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर सीधा करके उसकी आंखों में झांकने लगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश ना आऊं तो दोबारा अपने मुंह से कोई आवाज मत निकालना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो एक एक शब्द पर जोर डालता हुआ बोल रहा था, जबकि अनुषा रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाने लगी। आई एम सॉरी अर्जुन भा। बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए, जबकि अर्जुन उसके अचानक से रुकने पर धीरे से मुस्कुरा दिया। चलो तुम्हें एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये सुनकर वो आंखें हैरत से फैलाकर अर्जुन के चेहरे को देखने लगी। इस तरह से मत देखो, वरना प्रैक्टिस को भूलकर फाइनल स्टार्ट कर दूंगा। उसने अर्थपूर्ण अंदाज में बात की तो अनुषा ने अचानक ही उससे निगाहें चुराई थीं। वो कम उम्र तो थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी। वो जानती थी कि वो किस हवाले से बात कर रहा है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। अनुषा के लिए शर्म के मारे अपनी निगाहें उठाना मुश्किल हो गया था। उसकी कांपती हुई पलकों को देखकर वो एक बार फिर से मदहोश होने लगा और फिर अचानक उसकी आंखों को लबों से छूने लगा। उसका एक एक स्पर्श अनुषा को मदहोश करने के लिए काफ़ी था। अर्जुन का एक हाथ उसकी गर्दन पर था तो दूसरा उसकी कमर पर सरक रहा था। वो अर्जुन जी, आपने प्रैक्टिस करवानी थी ना, उसको याद दिलाया। तब उसके अंदाज पर वो धीरे से मुस्कुराया।
थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा अचानक से ही ख़त्म हो गया था। अब उसको सिर्फ इतना पता था कि उसके सामने एक बेहद हसीन खूबसूरत लड़की बैठी हुई है जो पहले ही उसके दिल और उसकी धड़कनों की मालिक बन चुकी है, और वो लड़की उसकी बीवी है जिस पर वो पूरा पूरा हक रखता है। और आज वो किसी भी सूरत उसको छोड़ने के मूड में नहीं था। अनुषा की याद करवाने पर उसने अनुषा का हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, पहले तुम ये बताओ तुम पर किसका हक है। अनुषा उसका सवाल सुनकर कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अर्जुन ने उसकी मुश्किल हल कर दी। वो हल्का सा उसकी गर्दन पर झुका और प्यार से फूंक मारते हुए बोला, तुम पर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन चौधरी का हक है। कहते कहते उसका अंदाज एकदम ही जुनूनी हो गया था और उसकी पकड़ भी उसके वजूद पर मजबूत हो गई थी। अनुषा दर्द से सिसक उठी। मुझे दर्द हो रहा है अर्जुन जी। उसके शब्दों में तकलीफ घुल रही थी। उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी। अब वो और इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसके सब्र का पैमाना भर गया था। ये लड़की सरापाए मोहब्बत थी। इस लड़की से नफरत वो कर ही नहीं सकता था। तुम पहले कहाँ पर थीं? अब उसके बालों की लट को अपनी उंगली में घुमाता वो उसके साथ अपनी नाक को हल्के से उसकी नाक के साथ टच कर रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ उलझ रही थीं। मुझे प्यास लगी है अर्जुन जी, मुझे पानी पीना है। मुझे भी प्यास लगी है और मुझे ये जाम पीना है। ये कहकर वो उस पर अपनी जुनूनियत लुटाने लगा। उसका गुस्सा तो ख़त्म हो गया था। अब तो उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तलब बची थी, सामने मौजूद इस हसीन लड़की की तलब। लेकिन फिर उसे उस छोटी सी लड़की के सूखते हुए होंठों पर तरस आ ही गया था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर जग उठाना चाहा, मगर वो खाली था। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। उसने प्यार से अनुषा के गालों को थपका। आप रहने दे, मैं खुद जाती हूँ। ऐसे बुरा लगता है। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। पहले तो ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो कि तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं हो, बल्कि मेरी बीवी हो। वो संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। जब वो किचन में दाखिल होने लगा तो ऋतिक की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने एक मामूली सी नौकरानी से शादी कर ली? सच कह रहा हूँ, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। खुद को साबित करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। एक नौकरानी तक को अपनी पत्नी बना लिया और अब उसके साथ एक ही बिस्तर पर। छी छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। ऋतिक के तंज में डूबे हुए तीरों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन उसी अंदाज में खड़ा सुकून से जग भरने के बाद ठीक ऋतिक के सामने से चला गया। मेरी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करो, ये कहकर जाते जाते उसने ऋतिक के कंधे को धीरे से थपका था। उसके तो तन बदन में आग लग गई थी और ये गुस्से की वजह कोई और नहीं, अनुषा ही थी, क्योंकि ऋतिक बचपन से ही अनुषा को पसंद करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन अर्जुन चौधरी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अर्जुन की वजह से उसकी अनुषा उससे अलग हो गई थी। वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अनुषा इस इंसान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। आखिर अनुषा कैसे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकती थी? ये सोच सोचकर पिछले 2 दिनों से उसका सर फटा जा रहा था। अर्जुन चौधरी जब दोबारा कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो वैसी ही खड़ी थी जहाँ पर वो उसे छोड़ कर गया था। ऋतिक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अर्जुन ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए दो टूक अंदाज में सवाल कर दिया। ऋतिक? अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अनुषा ने सादगी से जवाब दिया। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है। उन्होंने ही कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया था। ये सुनकर अर्जुन ने अपने होंठ भींच लिए। दोबारा मैं तुम्हें ऋतिक के साथ या उसके आसपास भी न देखूं, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर तनुषा ने गर्दन झुका ली, फिर तेजी से हाँ में सर हिला दिया। जब वो इस तरह सर झुकाकर उसकी बात को मान लेती तो अर्जुन के दिल की एक बीट मिस होती थी। अनुषा ने पानी पिया तो अर्जुन सुकून से फिर से उसके सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर खामोशी से गुजर गई। वो बहुत ही गौर से अनुषा के चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था। ये लड़की खूबसूरत थी और उसने वक्ती तौर पर अर्जुन को बहका भी दिया था। लेकिन एक मामूली सी लड़की को वो सारी दुनिया के सामने अपनी पत्नी के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता था। उसका एक स्टैंडर्ड था, एक स्टेटस था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था और फिर इस लड़की को छोड़ देना था, जैसा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था।
तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर याद तो है ना, या फिर मैं तुम्हें दोबारा से दिखा दूं? अर्जुन की ठंडी सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो वो एक पल के लिए चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर पहले अनुषा के दिल में ये खुशफहमी पैदा हो गई थी कि अर्जुन को वो पसंद आ गई है और शायद वो उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दे, जो कि उसका हक था। लेकिन अर्जुन को फौरन से पैंतरा बदलता हुआ देखकर आंसुओं का गोला उसके गले में अटक गया था। दादी जी ठीक कहती थीं, ये मर्द भरोसे के काबिल नहीं होते। भगवान का धन्यवाद था कि पहली ही रात उसे अर्जुन की पर्सनालिटी का ये खास पहलू समझ में आ चुका था कि वो धूप छांव जैसा इंसान था। कभी बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता तो कभी बहुत ज़्यादा बेपरवाह और पत्थर हो जाता। अनुषा ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ करके उसे बहुत ही हिम्मत करके कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर याद है, आपको कुछ भी याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में क्यों आई हूँ। तो फिर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे रोने धोने वाली लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत महसूस होती है। वो सुकून से बोलता जैसे अनुषा को आग लगा गया था। और मेरी बातें बहुत ही गौर से सुनो, मैं जो कुछ तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हें उन्हें मानना पड़ेगा, और अगर कभी तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। मेरी ज़िंदगी में तुम उस वक्त तक रहोगी जब तक कि मुझे बच्चा नहीं दे देती। जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे, और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जितने भी पैसे मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम किसी और की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकती। मुझसे अलग होने के बाद तुम जिससे मर्जी उसे शादी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत ही नॉर्मल से अंदाज में ये सब बातें कर रहा था, ये जाने बगैर कि उसकी बातें अनुषा के दिल पर चाकू बनकर चल रही थीं। आखिर कोई इंसान इस कदर पत्थर और दोगला कैसे हो सकता है। उसे अर्जुन से बेतहाशा नफरत महसूस हो रही थी और डर अलग से उसके पूरे वजूद पर हावी हो गया था। अब जाओ, जल्दी से चेंज करके आओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी ये काम पूरा हो उतना ही अच्छा है। ठंडे शब्दों में कहते हुए वो उसकी औकात उसे याद दिला चुका था। अनुषा आंसू पीती हुई वॉशरूम में घुस गई और फिर वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर सिसकियां दबा दबा कर रोने लगी। उसकी घुटी घुटी चीखों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, लेकिन वो लापरवाह बना हुआ बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। औरत जात के आंसू फरेब होते हैं, उसने तंजिया अंदाज में कहा और आधा जला हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया। जब अनुषा बाहर निकली तो उसने सादा सफ़ेद रंग का ड्रेस पहन रखा था। वो खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई। अर्जुन ने अगले पल हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और उसे पूरी तौर पर अपनी बाहों में कस लिया। अनुषा ने एक बार उसके सीने पर हाथ रखा था और उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वो उसके दोनों हाथों को बंद कर चुका था और अब उसके कानों में भारी शब्दों में सरगोशी करते हुए उसकी नरम धड़कनों के साथ खेल रहा था। अनुषा का बेबसी के मारे बुरा हाल था, जबकि अर्जुन उस लड़की के जज्बातों से पूरी तौर पर बेपरवाह होकर अपनी जुनूनियत उस पर लुटाने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला उसने अनुषा की मासूमियत उससे कब छीन ली। जब वो सोकर उठी तो कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। अनुषा के जख्म फिर से ताज़ा होने लगे। रात के सारे जख्म फिर से ताज़ा हुए। रात के पल किसी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे, लेकिन शर्म से लाल होने की बजाय वो गुस्से से लाल हुई थी। बेइज्जती का एहसास उसकी रग रग में उतरने लगा था। अगर वो पल मोहब्बत से उसके साथ बिताए जाते तो शायद उन पलों को याद करके वो शर्म से लाल हो जाती, आंखें झुकी हुई होती। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि जो पल अर्जुन ने उसके साथ रात गुजारे थे वो सिर्फ एक समझौता था। वो बेइज्जती के पल थे जो अनुषा को महसूस हो रहे थे। अब उसकी आंखों में शर्म की बजाय नफरत और गुस्से के आंसू चमक रहे थे। मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ अर्जुन चौधरी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम मुझे कितने बुरे लगते हो, इतने बुरे कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम मर जाओ। वो अपने गालों पर थप्पड़ मारते हुए चीखते हुए उसे बद्दुआ दे रही थी। अपने वजूद पर अर्जुन के स्पर्श से ऐसे लग रहे थे जैसे पूरे वजूद पर चींटियां उसे काट रही हों। कि तभी अचानक एक भारी आवाज़ ने उसे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। तुम तो इस तरह रो रही हो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत के दावे किए थे और वो सारे दावे झूठे हो गए हों। उसके शब्दों में बही बेपरवाही थी। मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था कि रोती चीखती हुई औरतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और वो उससे कहना चाहती थी कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन उसके अचानक से सामने आ जाने पर जबान को फिर से ताला लग गया था। न जाने क्यों जब भी वो उसके पास या सामने होता
तो उसके शब्द कहीं खो जाते थे। पता नहीं उसमें ऐसा कौन सा जादू था जो अनुषा से उसके बोलने की ताकत छीन लेता था। जल्दी से उठो और मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में निकलना है। वो रात के वक्त भी अचानक उठकर ऊपर चला गया था, लेकिन वो पूछ न सकी क्योंकि उसके पास ऐसा कोई हक नहीं था। कपड़े प्रेस करके जब वो पलटी तो वो सुकून से बेड के साथ टेक लगाकर बैठा उसी को देख रहा था। अनुषा ने अपनी गर्दन झुका ली और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। वो उसके अगले हुक्म का इंतजार कर रही थी, जबकि वो दुश्मने जहाँ उसके लाल होते हुए चेहरे को देखकर जैसे अंदर ही अंदर मजा ले रहा था। यहाँ पर आकर बैठो, उसने अगला हुक्म दिया तो अनुषा रोबोट की तरह चलती हुई उसके पाँव वाली साइड पर जाकर बैठ गई। हवेली वालों की कोई भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही नौकरानियों की तरह हवेली के काम करने की ज़रूरत है। आंसुओं का गोला फिर से अनुषा के गले में अटक गया था। और अगर मैंने तुम्हें हवेली का कोई भी काम करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में हो तब तक मिसेज अर्जुन चौधरी बनकर रहोगी। समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ? वो एक एक शब्द पर जोर डालते हुए अब सवालिया अंदाज में सामने बैठी उस डरी हुई लड़की को देख रहा था। जी, मैं समझ गई हूँ। क्या मैं दादी का भी कोई काम नहीं कर सकती? नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी मेरे अलावा, किसी के काम को हाथ तक नहीं लगाओगी। ये कहकर वो उठकर खड़ा हुआ और उसके सामने ही शर्ट उतारने लगा तो उसने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की के सामने शर्ट उतारते हुए? उसके अंदाज पर वो उसे हैरान होकर देखने लगा, फिर मजे से मुस्कुरा दिया। लगता है तुम रात के सारे मंजर भूल गई हो। उस वक्त शर्ट तो क्या, मैंने और भी बहुत कुछ उतारा था, अपना भी और तुम्हारा भी। ये सुनकर वो शर्म के मारे लाल होने लगी। वैसे तुम अपनी आंखों से हाथ हटा लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ शर्ट चेंज कर रहा हूँ। उसने सफाई पेश की तो वो कंफ्यूज होती ज़मीन को घूरने लगी। जब वो कमरे से बाहर निकल गया तब उसने गहरा सांस लिया। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर वालों का सामना कैसे करेगी और उनके सवालों के जवाब कैसे देगी। और अगर दादी को पता चल गया कि उसने उसे अपने करीब आने की इजाज़त दे दी है। इजाज़त क्या दे दी, वो तो खुद ही बिना इजाज़त उसके करीब आ गया था और उससे रिश्ता बना लिया था। ये बात जब दादी को पता चलेगी तो दादी तो उसे जान से ही मार देंगी। ये सोच सोचकर उसकी जान निकलने लगी थी। उसने आगे बढ़कर जल्दी से ही अपने कमरे को लॉक लगा लिया, लेकिन डर था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे ज़्यादा डर तो उसे अर्जुन से लग रहा था। वो उसकी धूप छांव वाली आदत से परेशान हो रही थी। हे भगवान जी, मेरी मदद करना, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल देना, मेरे लिए राहें आसान कर देना। शादी से पहले भी वो अर्जुन से बचकर ही रहती थी। अगर अर्जुन कभी हवेली में मौजूद होता तो वो उससे बचकर निकल जाती थी। वो अर्जुन के ड्राइवर की बेटी थी। उसने इस हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में ही आँख खोली थी और उसका पूरा ख़ानदान ही चौधरियों के लिए काम करता था। लेकिन उसके पापा ने कभी भी उसे हवेली का काम करने की इजाज़त नहीं दी थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अपने कमरे में बैठी वो हर वक्त पढ़ाई करती रहती। बड़े साहब ने उस पर एहसान करके उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। लेकिन फिर अचानक ही उसके पापा का देहांत हो गया और उसकी खुशियों भरी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। और जहाँ तक अर्जुन का सवाल था तो वो सागर चौधरी का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। वो तो ऐसी चमकती किस्मत लेकर पैदा हुआ था कि उसे सब कुछ मिला हुआ था। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, न प्यार की न दौलत की। हद से ज़्यादा जिद्दी और घमंडी था। जो चीज़ उसकी आंखों को अच्छी लगती वो उस पर अपना हक समझने लगता था। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वो हिंदुस्तान आया था और सागर चौधरी ने उस पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। अर्जुन की ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थीं, लेकिन कोई भी लड़की उसे अपने दिल के करीब महसूस नहीं होती थी। वो उनसे दोस्तियां तो करता था और उनके साथ टाइम भी गुजारता था, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखा था। कोई भी उसके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती थी। उसने अपने पापा को शादी से साफ इनकार कर दिया था और उनसे कहा था कि जब मुझे कोई ऐसी लड़की मिलेगी जिसे देखकर मुझे लगे कि हाँ, ये मेरी जीवन साथी बनने के लायक है, उस दिन मैं शादी कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सागर साहब भी अपने नाम के एक थे। वो भी अपने बेटे की तरह ही जिद्दी थे। अर्जुन की मर्जी के बगैर ही उन्होंने उसका रिश्ता 2 महीने पहले ही अपनी दोस्त की बेटी के साथ तय कर दिया।
जब अर्जुन को इस बारे में पता चला तो उसने बहुत शोर मचाया कि वो यूं मुंह उठाकर किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। सागर साहब ने तब भी बहुत सब्र से काम लिया और उसे समझाया कि अगर तुम चाहो तो तुम उस लड़की से मिल सकते हो। शादी से पहले जितना चाहे वक्त एक दूसरे के साथ गुजारो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। लेकिन अर्जुन को ना तो उस लड़की से बात करने में कोई शौक था और ना ही उसके साथ वक्त गुजारने में। उसकी मंगेतर नैना की हालत भी उससे अलग नहीं थी। वो भी अपने एक दोस्त को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अगर वो अपने बाप के खिलाफ जाती तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाता और उसे ये ऐश भरी जिंदगी जीने को नहीं मिलती। इसीलिए उसने अर्जुन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का फैसला किया। और जब उसने ये बात अर्जुन से कही तो अर्जुन ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि अगर तुम्हें शादी से प्रॉब्लम है तो खुद इनकार करो, क्योंकि यही धमकी उसे अपने बाप की तरफ से भी मिली हुई थी। सागर साहब ने भी उससे कहा था कि अगर तुम नैना से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से अलग कर दूंगा। इसीलिए अर्जुन भी इस जायदाद से हाथ धोना नहीं चाहता था। हालांकि उसका दिल काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था कि अगर वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आ भी जाती है तब भी उनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो खुद ही शादी को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो उसके बाद दोबारा से आज़ाद हो जाएगा और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेगा। आखिरकार उसकी शादी नैना से हो गई। अनुषा ने अर्जुन की शादी के सारे फंक्शन अटेंड किए थे। उस मगरूर नकचढ़े लड़के पर अनुषा की निगाहें एक पल के लिए ठहर गई थीं। अर्जुन बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी किसी भी लड़की का सपना हो सकती थी। हर देखने वाली आंख उस पर ठहर सी जाती थी। अनुषा की नज़रें भी बार बार भटककर अर्जुन चौधरी की तरफ उठ रही थीं। वो अपने ही ध्यान में खड़ी थी कि अचानक ही ऋतिक वहां पर चला आया। अरे मैडम जी, आज तो आप गजब ढा रही हैं। ये सुनकर वो धीरे से अंदाज में मुस्कुरा दी। खबरदार, जो तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, वरना सागर अंकल को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अनुषा हंसते हुए बोली। अरे, हमारी इतनी हिम्मत जो हम आपके साथ फ्लर्ट करें? मैं तो आपके बारे में सच्चे दिल से तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अनुषा को उस वक्त अपने पापा की याद आ गई। माँ के मरने के बाद उसके पापा ही उसकी ज़िंदगी में रह गए थे, क्योंकि उसकी माँ तो बहुत पहले ही बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी और वो अपने पापा के बेहद करीब रही थी। जब भी वो तैयार होती तो पापा फौरन ही उसके कानों के पीछे काला टीका लगा देते। लेकिन आज उसके पापा नहीं थे। अभी कुछ महीने पहले ही तो वो इस दुनिया में उसे अकेला छोड़कर चले गए थे और उधर उसकी चाची ने उसको अपने साथ रख लिया था। अर्जुन की शादी के बाद उसकी चाची के चक्कर हवेली में कुछ ज़्यादा ही लगने लगे थे। अब वो अनुषा को भी अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर आती थी और उसे किचन के कामों में लगा देती। अनुषा के हाथ में बहुत स्वाद था। एक बार जब अर्जुन ने उसके हाथों का बना हुआ खाना खाया तो तारीफ किए बगैर न रह सका। उसके और नैना के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा था। नैना हर हाल में उसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी और वहाँ से निकल जाना चाहती थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया था कि मैं अर्जुन के साथ नहीं रह सकती, ये नामर्द है। पूरे ख़ानदान के सामने उसने अर्जुन की इज्जत को तार तार कर दिया। हैरत और गुस्से के जज्बात लिए वो अपने पहलू में खड़ी उस नागिन औरत को देख रहा था, जिसको पसंद न करने के बावजूद भी उसने इज्जत दी थी, ये रिश्ता निभाने की कोशिश की थी। लेकिन नैना को इज्जत रास ना आ सकी। उसे ये तो पता था ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, नैना उससे अलग हो जाएगी। लेकिन ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उससे अलग होगी, ये तो अर्जुन ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। सब लोगों के सामने जब उसने तलाक की मांग रखी तो अर्जुन ने भी सोचे समझे बगैर उसे तलाक दे दी। लेकिन जो इल्ज़ाम उस पर लगा था उसने अर्जुन को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। नैना अपनी ख्वाहिश पूरी करके अपने घर वापस चली गई थी। सागर साहब भी बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे थे। बेटा, उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी। मैंने पहले आपकी बात मानी थी पापा, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। आप लोगों की बात मानकर मैं पहले ही बहुत जलील हो चुका हूँ। अर्जुन ने उन्हें कुछ ऑडियोज़ भी सुनाई थीं जिसमें नैना उससे बदतमीजी कर रही थी, उसके ख़ानदान वालों को गालियाँ भी दे रही थी। लेकिन शुरू में उसने हमेशा ही अपनी पत्नी का राज रखा था कि शायद उसे इज्जत रास आ जाए। सागर साहब अब बहुत शर्मिंदा थे। अब उन्होंने अपने बेटे के मामलों में बोलना छोड़ दिया था।
दूसरी तरफ अर्जुन का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनुषा की चाची अर्जुन की खास नौकरानी थी। उन्होंने ही अर्जुन को मशवरा दिया कि साहब जी, आप दूसरी शादी कर लें। जब आपके घर औलाद होगी तो सबको असलियत पता चल ही जाएगी। उन्होंने न सिर्फ मशवरा दिया बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अनुषा का नाम भी उसके सामने रख दिया, जो अपने बाप के मरने के बाद उनके सर पर आ गई थी। उन्हें डर था कि अनुषा की शादी के खर्चे उनको उठाने पड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने उसे अपने सर से उतारने का फैसला लिया था और इसके बदले उन्हें अपने हाथ मोटी रकम आती महसूस हो रही थी। अर्जुन को इस मशवरे में कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। दादी जी के लाख विरोध के बावजूद भी उसने अनुषा से शादी कर ली। हवेली वालों के सामने तो ये आम सी शादी थी, लेकिन अनुषा जानती थी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उस दिन अर्जुन अनुषा के क्वार्टर में आया था। उसने कुछ कागज बेदर्दी से अनुषा के सामने फेंक दिए थे। पहले तो वो इस मगरूर शहजादे को अपने सामने देखकर ही हैरान रह गई थी, लेकिन फिर जब उसने अर्जुन के आने का उद्देश्य सुना तो उसे जमीन अपने कदमों के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई थी। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू तेजी से भरने लगे थे। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? उसकी ना सुनकर अर्जुन गुस्से से भड़क उठा था। तो मैं कौन सा तुम्हारे पीछे मरा जा रहा हूँ? तुम्हारी चाची ने ही ये रिश्ता मेरे सामने रखा था। मुझे शाम तक जवाब दे देना। ये कहकर वो क्वार्टर से चला गया था और चाची के मजबूर करने पर वो आखिरकार राजी हो गई और अब उसकी पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। अर्जुन ने उससे पहले अनुषा को कभी गौर से नहीं देखा था और शादी की रात जब उसने उस कम से लड़की को देखा तो उसके लिए खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अर्जुन कमरे से बाहर जा चुका था, जबकि वो जले पैर की बिल्ली बनी अभी तक कमरे में चक्कर काट रही थी कि अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। डर की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई। अरे अनुषा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, तुझे बड़ी मालकिन बुला रही हैं। चाची जी की बात सुनकर उसे लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। उसने डर से थूक निगला और फिर डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। इतनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ, कहाँ पर थी? कहीं एक ही दिन में अपनी औकात तो नहीं भूल गई? हमेशा याद रखना, उसने तुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए शादी की है कि वो नामर्द नहीं है। जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा वो तुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, जिस तरह से दूध से मक्खी। लेकिन फिक्र मत कर, उसके बाद हमारे साथ इतने पैसे आ जाएंगे कि हमें इन चौधरियों की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन तब तक अपनी औकात मत भूलना। चाची की याद दिलाने पर अनुषा की आंखों में आंसू भर आए। मुझे याद है चाची, मैं कुछ भी नहीं भूली, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। वो उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई दादी जी के कमरे में लेकर चली गई थी। दादी जी ने चाची को फौरन कमरे से निकलने के लिए कहा और संजीदगी से अनुषा के चेहरे को देखने लगी। बैठो यहाँ पर। उन्होंने अनुषा को बैठने का इशारा किया तो वो बेड पर टिककर बैठ गई। वो सर से पैर तक बड़ी ही जांचती निगाहों से अनुषा को जांचने परखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मेरे कदमों में आकर बैठो, जहाँ पर पहले बैठा करती थी। उनके शब्दों में साफ नफरत थी। अनुषा के लिए अपना सर उठाना मुश्किल हो गया था। अर्जुन की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं, जो आज सुबह वो उसको नसीहत करके गया था कि किसी का भी बेकार हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपनी इज्जत को चलने की ज़रूरत है। लेकिन वो क्या करती? बचपन से इन्हीं लोगों के टुकड़ों पर पली थी और अब कैसे बगावत कर सकती थी? और दादी की बात मानते हुए वो उनके पैरों में जाकर बैठ गई। दादी को फिर भी गुस्सा आ रहा था। मैंने जो कहा था यकीनन तुमने वैसा ही किया होगा लड़की, जैसा मैंने तुम्हें समझाया था। दादी ने बेहद नफरत से उसके चेहरे को घूरते हुए कहा तो वो अपना सर हाँ में न हिला सकी। अगले ही पल आराधना जी ने उसके बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया, क्योंकि वो उसके चेहरे पर फैले रंगों को देखकर ये भांप गई थी कि जो कुछ उन्होंने इस लड़की को समझाया था इसने उनकी बात नहीं मानी थी। अगर तुम अपनी औकात भूली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दूंगी। इस हवेली को बारिश सिर्फ खानदानी औरत ही देगी। वो गुस्से से गरजते हुए बोली। अनुषा छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अर्जुन को अपने कमरे में देखकर आराधना जी एक पल के लिए सटपटा गईं। उन्होंने अनुषा को उठने का इशारा किया, लेकिन वो सर झुकाए रोने में ही लगी रही। अर्जुन दादी जी के चेहरे की उड़ती हवाइयाँ देख चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? और तुम इस तरह नीचे क्यों बैठी हुई हो? अपने आप को मजलूम दिखाने का बहुत शौक है तो अपने कमरे में जाकर दिखाओ।
उसने आगे बढ़कर अनुषा को डांटकर ये बात कही थी। जानी पहचानी एक मेहरबान सी आवाज़ सुनकर उसने फौरन अपने आंसू पोंछे और आंखों में नमी भरकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। वो इंसान जालिम भी था, लेकिन बाकी लोगों से तो अच्छा था, या फिर उनसे भी ज़्यादा बुरा। अनुषा अंदाजा नहीं लगा सकी, लेकिन इस वक्त उसे कड़ी धूप में छांव जैसा महसूस हो रहा था। मैंने पूछा, ज़मीन पर क्यों बैठी थी? अर्जुन ने एक नज़र दादी जी पर डाली और फिर उसे कड़े शब्दों में सवाल किया। मुंह पर फेविक्विक लगी है क्या? जल्दी से जवाब दो। मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने आया हूँ, फिर ऑफिस भी निकलना है, वो झुंझलाते हुए बोला। दादी जी ने मुझे नीचे बैठने के लिए कहा था, हालांकि मैं तो बेड पर ही बैठी थी। उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया। उसे तो झूठ बोलना भी नहीं आता था। दादी जी, मैंने आपको और हवेली की बाकी औरतों को ये बात समझाई थी ना कि अब ये मेरी पत्नी है और जब तक ये इस हवेली में है मेरी पत्नी की तरह पूरी इज्जत से रहेगी। अगर किसी ने इसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़ दूंगा। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी। अब उसे किसी का डर भी नहीं था, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले ही उसने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। सागर चौधरी तो पहले ही अपने बेटे के सामने शर्मिंदा थे, तो उन्होंने भी बिना किसी ना नुकर के उसका हिस्सा उसके हवाले कर दिया था। अरे बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने जो समझना था दादी जी, वो मैंने समझ लिया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपसे बदतमीजी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता और ना ही आपके सामने खड़ा होऊंगा उस वक्त तक जब तक मेरी पत्नी को इज्जत मिलती रहेगी। अगर किसी दिन आपने इसे जलील करने की कोशिश की तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर उसने मजबूती से अनुषा का बाजू पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। अनुषा आंसू बहाती हुई उसके पीछे चलती रही। कमरे में लाकर उसने उसे एक झटके से आगे धकेला। अब आंसू बहाकर मजलूम बनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आता? मैं सुबह क्या समझा कर गया था तुम्हें? वो अब एकदम से झुंझलाते हुए उससे सवाल कर रहा था, तो अनुषा मासूमियत से सर हिलाने लगी। मुझे लड़ाई झगड़े करना नहीं आते, उसने धीमी सी आवाज में कहा। बेवकूफ़ लड़की, तो तुम्हें किसने कहा कि गांव की औरतों की तरह लड़ाई झगड़ा करो? बस उनकी बात पर ना कहना था। लेकिन अर्जुन जी, आपकी दादी बहुत डांटती हैं और मुझे डर लग जाता है, मेरा दिल कांपने लगता है। तुम्हारा दिल कोई सूखा पत्ता है जो जरा सी हवा चलने से हिलने डुलने लगता है? लगता है तुम्हारे दिल का अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। वो उसकी धड़कनों को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। उसकी नज़रों को अपनी धड़कनों पर जमे देखकर अनुषा बुरी तरह हड़बड़ाई थी और जल्दी से अपनी धड़कनों पर अपने दोनों हाथ रखे। जब अर्जुन उसे दादी के कमरे से लेकर आया था तो उसका दुपट्टा शायद वहीं कहीं गिर गया था। उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए, जबकि अर्जुन बेहद दिलचस्पी से उसके लाल होते गालों को देख रहा था। वैसे तो मैं ऑफिस से एक ज़रूरी फाइल लेने आया था, लेकिन मुझे यहाँ कर लगता है एक और ज़रूरी काम है जो करके जाना चाहिए। ये कहकर उसने गेट को अंदर से लॉक किया। उसके इरादे जानकर अनुषा की जान निकली थी। एक ही झटके से उसे अपने करीब खींचता हुआ वो उसे अपनी बाहों में समेट चुका था। उसका डर से कांपता वजूद महसूस करके वो उसके कान में सरगोशी करने लगा। वैसे तुम इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा, और फिर मैं तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती भी नहीं करता, बल्कि मैं तो तुम्हें प्यार ही करता हूँ। वो धीरे धीरे उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसे जगह जगह चूमने लगा और अनुषा को भी पहली बार एहसास हुआ कि आखिर वो इतना डरती क्यों है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आखिर था तो वो उसका पति ही। वो बड़े प्यार से उसके कुर्ते की डोरियों को खोलता उसे कंधे से नीचे सरका गया था और फिर उसे बेड पर लिटाते बड़ी मदहोशी से उसकी धड़कनों को पीने लगा। और अनुषा ने सारा डर निकालकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं और पहली बार उसने अर्जुन के स्पर्श को दिल से महसूस किया था। वो उसे मदहोश करते हुए उसके होठों तक आया था। अनुषा ने बड़ी शिद्दत से उसके बालों में उंगलियां फंसाते अपना आप उसके हवाले कर दिया था। थोड़ी देर के बाद नहा धोकर फ्रेश होता, कपड़े पहनता, उसके गाल थपथपाता हुआ ये कहकर कमरे से चला गया कि अब मैं तुम्हें किसी की कोई बेकार की बात मानते हुए ना सुनूं। रात को जब वो घर आया तो काफ़ी लेट वापस आया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जैसे ही वो लॉन्च के अंदर दाखिल हुआ तो चौंक कर अपनी जगह पर रुक सा गया। सामने ही वो छोटी सी लड़की डाइनिंग टेबल पर सर रखे सो रही थी। इतनी देर हो गई है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? वो सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अनुषा, उठो। जैसे उसने अनुषा का नाम लिया वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। आप
आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या तुम मुझे खाना देने के लिए अब तक जगी हुई हो? उसे हैरत हुई थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी कोई उसका अपना इस तरह इंतजार नहीं करता था। उसकी माँ तो एनजीओ के कामों में इतना बिजी रहती थी कि उन्हें अर्जुन तो अर्जुन अपने पति का भी होश नहीं रहता था। दूसरे बहन भाइयों में भी ऐसा कोई नहीं था जो उसका इस कदर ख्याल रखता। दादी उससे प्यार तो करती थी, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी और वो उसका इतना ख्याल नहीं रख पाती थी। उसे एक खुशी भरी हैरत हो रही थी और दिल में एक अजीब सी गुदगुदी भी हो रही थी। जाहिर सी बात है, टेम्परेरी बीबी हूँ आपकी, तो इतना तो बनता है। वो टेम्परेरी शब्द पर अच्छा खासा जोर डालते हुए बोली थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। चालाक कहीं का, अपनी मर्जी की बातों को फौरन से पकड़ लेता है और जहाँ पर मेरे मतलब की बात होती है फौरन अनसुना कर देता है। वो बड़बड़ाते हुए खाना निकाल रही थी। जैसे ही पीछे पलटी, उसका सर जोर से अर्जुन के सीने के साथ जा लगा, जो न जाने कब से उसके इतना करीब आकर खड़ा हो गया था। हे भगवान जी, यहाँ पर ही आईफिल टावर किसने खड़ा कर दिया? मेरा सर इतनी जोर से टकराया कि मुझे चक्कर आने लगे। उसके मुंह से ये सुनना था कि अर्जुन एकदम जोर से हंस पड़ा। मैं तो एक हट्टा कट्टा मजबूत इंसान हूँ, लेकिन तुम्हें किसने कहा था इतना मक्खन मलाई बनने के लिए, इतनी नरम नाजुक होने के लिए? वो उसके साथ अब तक इतना वक्त गुजार चुका था और अर्जुन को ये बात अच्छे से महसूस हो चुकी थी कि वो बहुत नरम नाजुक सी थी, इतनी नरम कि अगर वो उसे जोर से पकड़ लेता तो कहीं वो मक्खन की तरह उसकी मुट्ठी में ही पिघल जाती। पहली बार इस कदर खुलकर हंसते हुए देखकर अनुषा हैरान रह गई, वरना तो अर्जुन के सर पर हमेशा गुस्सा ही सवार रहता था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इतना हैंडसम इंसान किस एंगल से आईफिल टावर लग रहा है? तो आईफिल टावर कौन सा बुरा है? वो भी तो कितना खूबसूरत है ना। लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए जाते हैं। मुझे भी देखने का बहुत शौक है। अर्जुन खामोशी से उसकी आंखों में चमकते हुए सितारों को देख रहा था। तो क्या तुम पेरिस चलोगी? आप तो यूं कह रहे हैं जैसे वो हमारे पड़ोस में है। उसने अपना सर झटका। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए एक छोटा सा हनीमून तो प्लान कर ही सकते हैं ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम लेता तो न जाने क्यों अनुषा का दिल तड़प उठता था। दिल में दर्द की लहर सी उठने लगती थी, जबकि अर्जुन के चेहरे के भाव नॉर्मल ही होते थे। रहने दीजिए, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है एक मामूली सी नौकरानी पर इतना खर्च करने की? और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहने दीजिए। अच्छा है मैं इसके साथ अच्छी यादें लेकर न जाऊं, वरना मुझे तकलीफ ज़्यादा होगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब भी समझा रहा हूँ। बार बार ये बेचारगी करो ना, मेरे सामने मत रोया करो यार। उसने उसकी आखिरी बात को इग्नोर करते हुए उससे डांटना शुरू कर दिया। तुम पहले नौकरानी थी, लेकिन अब नौकरानी नहीं हो। अब तुम मिसेज अर्जुन चौधरी हो। हाँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के लिए। वो फिर से अर्जुन की बात काटते हुए बोली थी। अर्जुन ने उसका बाजू पकड़कर उसे झटके से अपनी ओर खींचा था। मेरी एक और बात कान खोलकर सुन लो। जितने समय तक मेरे साथ हो, सुकून से और खुशी खुशी गुजारो। मुझे यूं तंज करने वाली औरतों से भी सख्त नफरत है। पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैंने मुफ्त में तुमसे शादी नहीं की है। अगर तुमसे कुछ ले रहा हूँ तो बदले में तुम्हें बहुत कुछ दूंगा भी। और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दी थी। तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। शादी से पहले ही तुम्हारे सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात रख दी थी ना। माहौल एकदम से भारी सा हो गया था और उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भीग गईं। यार, एक तो तुम्हारी आंसुओं की टंकी फौरन से फुल हो जाती है। वो जलते हुए बोला, मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। जब उसने गर्मा गर्म मज़ेदार खाना अर्जुन के सामने रखा तो उसकी भूख चमक उठी थी। जी भरकर खाना खाने के बाद वो कमरे में गया तो वहाँ पर उसका नाइट ड्रेस और ज़रूरी चीज़ें पहले से तैयार रखी थीं और कमरा भी साफ सुथरा था। जब वो अकेला रहता था तो कमरे का हाल ख़राब होता था। हफ्ते में एक बार नौकरानी आकर कमरे की सफाई कर देती थी तो वो भी सारी चीज़ों को आगे पीछे कर देती। लेकिन अब इस वक्त तो हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर सेट रखी थी। ये लड़की बाकी घरदारी में अच्छी तरह से माहिर थी। तुम जिसकी भी परमानेंट पत्नी बनोगी ना, उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। उसने एक बार फिर से ये बात कहकर अनुषा का दिल तोड़ दिया था। अनुषा ने कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा। उसे अब शायद इन शब्दों की आदत डालनी थी। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो सोफे पर सो रही थी। उसके माथे पर बल पड़ गए।
वो आगे बढ़ा और अनुषा को अपने बाजुओं में उठाकर बेड पर लिटा दिया। देखो, हम दोनों के बीच यूं नाराजगी वाला कोई भी रिश्ता नहीं है, वो संजीदगी से बोला तो अनुषा अब की बार उसकी शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में जकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। शायद कल से लेकर अब तक उसके अंदर काफी गुबार भर गया था और अब आंसुओं की सूरत वो खुलकर बाहर निकाल रही थी। मुझे आपसे बहुत नफरत है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप मुझे कितने जहर लगते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं आपकी जान ले लूं। अगर मेरी कोई दुआ कबूल होती तो मैं आपके मरने की दुआ करूंगी। आप बहुत रुलाते हैं मुझे। अर्जुन ये सुनकर मजबूती से अपने होंठ भींच गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने धीरे से अनुषा को खुद से अलग करते हुए बेड पर लिटाया और खुद दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। अनुषा की सिसकियों की आवाज़ अभी तक कमरे में गूंज रही थी, लेकिन इस बार अर्जुन ना तो उसे दोबारा डांट सका और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अनुषा के आंसुओं को साफ करता। दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि वो इस लड़की के साथ जुल्म कर रहा है, उसे ऐसी गलती की सजा दे रहा है जो उसने की ही नहीं है। अगली सुबह जब वो उठा तो कमरा साफ सुथरा था, उसके कपड़े प्रेस करके रखे गए थे, जबकि वो फिर से कमरे से गायब थी और किचन में खड़ी उसके लिए नाश्ता बना रही थी। हवेली के सारे लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे और खामोशी से अनुषा को अर्जुन के आगे पीछे होता देख रहे थे। तुम जितनी भी मर्जी कोशिश क्यों न कर लो लड़की, लेकिन बहुत जल्द अर्जुन का दिल तुमसे भर जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। वो तुम्हें हम लोगों के सामने स्वीकार कर सकता है, लेकिन दुनिया वालों के सामने कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा। ताई जी ने जब उसे फुर्ती से काम करते हुए देखा तो अपने दिल की भड़ास बाहर निकालने लगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको छोड़ता है। अनुषा ने यूं ही सादगी से जवाब दिया, हालांकि ये तो वो भी जानती थी कि वो कुछ ही समय के लिए अर्जुन की जिंदगी में है, लेकिन ताई जी को जवाब देना तो जरूरी था, वरना वो उसके सर पर और भी ज़्यादा चढ़ जाती और उसका जीना हराम कर देती। अपना काम करने के बाद वो कमरे की तरफ चली गई। अरे देखो तो सही, इस लड़की के कितने पढ़ने कल आए हैं, उन्होंने अपनी देवरानी से कहा। पता नहीं क्यों मुझे तो शादी में कुछ झोल मालूम होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना अर्जुन को अचानक से क्या सूझी जो वो एकदम से इस 2 टके की नौकरानी से शादी कर लेता। हालांकि अर्जुन ने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा था, वरना तो ये भी कह सकते थे कि वो इसकी खूबसूरती पर मर मिटा होगा। उनकी देवरानी माथे पर हाथ मारती वहां से साइड पर चली गई। शाम का वक्त था, वो बाहर गार्डन में यूं ही चहलकदमी कर रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वहां पर ऋतिक खड़ा था। बाल बिखरे हुए थे और आंखें नींद पूरी न होने की वजह से लाल हो रही थीं। यूं लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोया नहीं था। अरे ऋतिक जी, आप कैसे हैं? उसने यूं ही नॉर्मल से अंदाज में पूछा कि तभी अचानक से उसे याद आया कि अर्जुन ने उसे ऋतिक के साथ बात करने से मना किया था। अगले ही पल उसने अपना ख्याल झटक दिया। खुद तो न जाने किस किस से जाकर बातें करता होगा, और अगर मैं अपने दोस्त से बात कर लेती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। उसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, और वैसे भी अगर वो घर पर मौजूद नहीं है तो वो मुझे देख भी नहीं सकता। लेकिन मैडम के बहमो गुमान में भी नहीं था कि अर्जुन ने पूरी हवेली में ही कैमरे लगवाए हुए हैं, और अभी भी वो मीटिंग से फ्री होकर लैपटॉप खोले उसकी स्क्रीन पर अपनी पत्नी को चहलकदमी करते हुए देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऋतिक पर पड़ी, उसके तन बदन में आग लगी। उसने अपना मोबाइल उठाया और अनुषा का नंबर डायल कर दिया। अनुषा ने मोबाइल साइलेंट पर रखा हुआ था। अर्जुन ने यह भी स्क्रीन पर देखा। उस लड़की की इतनी हिम्मत! उसका अच्छा भला मूड खराब हो चुका था। उसका दिल कर रहा था वो हर चीज़ तहस नहस कर दे। दूसरी तरफ अनुषा अर्जुन को पूरी तौर पर नज़रअंदाज करके ऋतिक से बातें करने में बिजी हो गई थी। तुमने पेपर्स तो देने हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के चक्कर में अपने पेपर्स को भी भूल जाओ। अरे यार, पेपर्स तो मैं हर हाल में दूंगी, वो फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली थी। उनको बातें करते हुए लगभग आधा घंटा गुजर चुका था और दोनों को ही टाइम गुजरने का पता नहीं चला था। अनुषा वहां से जाने के लिए सोच रही थी कि ऋतिक ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ऋतिक ने बड़ी हिम्मत करके उससे इजाज़त मांगी थी। हाँ पूछो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शादी को लेकर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है? मुझे तुम इस शादी से खुश नहीं लग रही। अर्जुन भाई ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है ना? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा।
हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर केस भी करेंगे और तुम उनसे आज़ादी हासिल कर सकती हो। देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। जज्बाती होकर ऋतिक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और अनुषा के पूरे वजूद में एक सनसनाहट सी हुई थी। आज से पहले ऋतिक ने कभी उसे छूने की हिम्मत नहीं की थी। अनुषा का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ था। अगले ही पल उसके हाथ को गुस्से से झटक दिया। आज तो तुमने मुझे हाथ लगा दिया, दोबारा ये कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं किसी और की अमानत हूँ और मुझ पर सिर्फ मेरे पति का हक है। जहाँ तक शादी का सवाल है तो ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। मैं अर्जुन से मोहब्बत करती हूँ और अर्जुन मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अर्जुन अर्जुन जो कि गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा था, अनुषा की बातें सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। मगर अनुषा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये बात तुम जानती हो। मोहब्बत शब्दों की मोहताज तो नहीं होती। क्या तुमने मेरी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी? लेकिन ऋतिक, मैंने कभी भी तुम्हें दूसरी नज़र से नहीं देखा। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई और अपना दोस्त समझा है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि मेरे हवाले से जितने भी जज्बात हैं उन्हें अपने दिल से निकाल कर फेंक दो, वरना ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अनुषा पर अर्जुन ऋतिक के हवाले से जो शक करता था वो आज ख़त्म हो चुका था। पहली बार आज अर्जुन को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को कोस रहा था कि वो एक मासूम और पवित्र लड़की पर कैसे शक कर सकता था। अगले ही दिन ऋतिक भी लंदन वापस चला गया था, क्योंकि यहाँ पर अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ अर्जुन ने अनुषा के लिए अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया और पेरिस के टिकट बुक करवाए थे। अनुषा ने देखा तो हैरान रह गई। ये सब कुछ क्या है? हम पेरिस जा रहे हैं? उसने प्यार से अनुषा के गाल खींचते हुए कहा कि हाँ, हम पेरिस जा रहे हैं। तो वो हैरानी से सटपटाकर उसे देखने लगी और फिर पीछे को हटी थी। उस दिन के बाद से वो अनुषा के करीब नहीं आया था और ये बात भी अनुषा को परेशान कर रही थी। वो खुद भी हैरान थी। जब भी उसके करीब आने की वो कोशिश करता था तो उससे अनुषा की वो बातें याद आती जब उसने कहा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारे मरने की दुआएं मांगती हूँ। और ये याद आते ही अर्जुन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते थे। जब प्लेन ने परवाज भरी तो अनुषा ने डर से मजबूती से उसके बाजू जकड़ ली और आंखें बंद कर लीं। उनके बराबर में एक और कपल बैठा था। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने इंग्लिश में अनुषा का मजाक बनाया। अनुषा ने पट से आंखें खोल दी और भीगी हुई नज़रों से अर्जुन की ओर देखने लगी, जो उसे हौसला दे रहा था और उसे रिलैक्स होने के लिए कह रहा था। अनुषा को साइड पर बैठी हुई उस औरत पर गुस्सा आ रहा था। 5 मिनट गुजरे जब अनुषा ने धीमे शब्दों में कहा, आई एम रियली सॉरी। किस लिए? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो औरत अभी मेरा मजाक बना रही थी कि मैं पहली बार प्लेन में सफ़र कर रही हूँ। मुझे बेल्ट बांधना भी नहीं आता और ना ही मुझे किसी और चीज़ के बारे में पता है। उसकी बातों को क्यों सर पर सवार करती हो? लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इग्नोर करो। क्या आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं हो रही? मैं इन छोटी छोटी बातों को सीरियस नहीं लेता। काइंडली तुम भी सीरियस लेना छोड़ दो। पेरिस में बहुत ठंडी थी। अनुषा को अब एहसास हुआ कि उसे अपने साथ गर्म कपड़े भी लाने चाहिए थे। यहाँ पर भी उसने जहालत की इंतहा कर दी थी। अब उसके पास पहनने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं थे, जबकि अर्जुन उसे तैयार होने का कहकर काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। जब वापस आया तब वो इस हालत में बेड पर बैठी छोटे बच्चों की तरह सिसक रही थी। हे भगवान, इस लड़की को रोने के अलावा कोई और काम क्यों नहीं आता? अब क्या हो गया? वो झुंझलाते हुए बोला था। मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं और ना ही मैं गलती से अपने साथ ठंडियों के कपड़े लाई हूँ। उसने कुछ कपड़े अर्जुन को दिखाए। भारी भारी कढ़ाई वाले सलवार सूट और कुछ साड़ियाँ थीं, जिसे देखकर अर्जुन ने अपना सर पकड़ लिया। इनको यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी, पागल लड़की? मैं जानती हूँ अब आप मुझे जाहिल कहेंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। चलो मेरे साथ। पहले हम तुम्हारी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद हम घूमने के लिए जाएंगे। अनुषा को लगा कि वो उसको जलील करेगा और डांटेगा, लेकिन अर्जुन ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। अर्जुन ने उसको मैरून क्रॉप और वाइट पैंट के साथ मैरून कलर का ही लॉन्ग कोट पहनाया और फिर सर पर क्यूट सी वाइट टोपी पहना दी। वो घूम घूम कर हर एंगल से खुद को शीशे में देख रही थी। मुझे इस तरह की ड्रेसिंग करने का बचपन से ही बहुत शौक था, वो एकदम से खुशी से चहकते हुए बोली, तो अर्जुन भी मुस्कुरा दिया।
जब उसके साथ साथ चल रहा था तो वो कभी कभी नज़र उठाकर अनुषा के चेहरे के हाव भाव देख रहा था, जिसको अपनी निगाहों की हिफाजत करना अच्छे से आता था। बहुत से लोग उसकी पत्नी की ओर देख रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी निगाहें उठाकर किसी भी इंसान को नहीं देखा था। वो सिर्फ अर्जुन को देख रही थी, फिर उसके मुस्कुराने पर मुस्कुरा देती। अर्जुन अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसी ही लड़की चाहता था, जो अपने पति के लिए खुद को सबकी नज़रों से बचाकर रखना जानती हो। वो दोनों इस वक्त आईफिल टावर के ऊपर खड़े थे। अनुषा आंखों में अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाने के लिए खुशी से चहक रही थी और उन रोशनियों को देख रही थी, जबकि अर्जुन की निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। वो सोच रहा था आखिर कोई इस कदर मासूम और हसीन कैसे हो सकता है। हाँ, उसने सोचा था कि अगर मकसद पूरा हो जाए तो वो उसे तलाक दे देगा, लेकिन अब उसने अपना ये इरादा छोड़ दिया था। वो उस जैसी कीमती लड़की को खोना नहीं चाहता था। मैंने सुना है जो भी यहाँ आकर अपने पार्टनर को रिंग पहनाता है वो कभी भी अपने पार्टनर से जुदा नहीं होता, अर्जुन ने गहरी भारी लहजे में कहा। तो अनुषा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, कभी भी तुमसे जुदा होना नहीं चाहता। अनुषा ने पहली बार हैरत से निगाहें उठाई। अर्जुन एक झटके से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अनुषा से उसका हाथ मांगा। खुशी और बेयकीनी के मारे अनुषा की आंखों में आंसू आ गए थे। आपने तो कहा था कि मैंने जो कुछ कहा था उस सबको भुला दो। तब मैं पागल था, नादान था। मुझे पता नहीं था तुम किस कदर खूबसूरत और हीरा लड़की हो, और मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा अब हो गया है, और ये फैसला मैं बहुत ही सोच समझ कर रहा हूँ। कहीं आपका इरादा सुबह तक बदल तो नहीं जाएगा? अनुषा ने निगाहें चुराते हुए कहा। अब मेरा इरादा सारी जिंदगी नहीं बदलेगा। उसके अंदाज में यकीन था। अनुषा ने भी एक बार फिर उस पर यकीन करने का फैसला कर लिया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अनुषा को लगने लगा कि उसका ये फैसला वाकई बहुत बेहतरीन साबित हुआ है। अर्जुन ने जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसे नीचा महसूस नहीं करवाया, और वो उसे अपने साथ पार्टीज पर भी लेकर जाता था। और अगर वहाँ पर जाकर कभी अनुषा कंफ्यूज हो जाती तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करता था। उसने जिस अंदाज में सब लोगों से अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी सोसाइटी में सब लोग ही अनुषा की इज्जत करते थे। अनुषा भी अब उसके साथ चलते चलते काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी। उसने भी लोगों के साथ डील करना सीख लिया था। उसके साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। उसने वकालत की डिग्री ली और फिर कुछ समय तक प्रैक्टिस भी की। लेकिन जब उसका बेटा इस दुनिया में आया तो उसने खुद ही जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। वो अर्जुन को, अपने बेटे को वक्त नहीं दे पा रही थी। अर्जुन उसकी कुर्बानी पर उसे पहले से भी ज़्यादा चाहने लगा था। उन दोनों का इतना प्यार देखकर चौधरी हवेली वालों ने भी अनुषा को दिल से स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी और रोमांटिक सी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।